A steel wire 4 meter in length is stretched through 2 mm. The cross-sectional area is 2 mm square. If y equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, find. क्या फाइंड करना है? एनर्जी डेंसिटी. दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एक सपोर्ट है जिसके थ्रू आपने एक वायर को हैंग किया है. इस वायर की लेंथ है 4 मीटर. उसमें इलोंगेशन आया है 2 mm का. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 mm स्क्वायर का. यंग्स मॉड्यूलस दिया है 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो आपको कहा है एनर्जी डेंसिटी U निकाल लो एंड टोटल एनर्जी कैपिटल U निकालो. ठीक है. अब आपको यहां से ध्यान में आएगा सर यहाँ पर स्ट्रेस के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया है. सो ये सभी कैलकुलेशन जो हमें करने पड़ेंगे दैट शुड बी डन थ्रू स्ट्रेन एंड वाई. ठीक है. सो हमें पता है एनर्जी डेंसिटी होती है U इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन या हाफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर या हाफ स्ट्रेन स्क्वायर सॉरी स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y. सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल. सर इसमें से कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? एनर्जी डेंसिटी. इन दोनों में स्ट्रेस है ना. स्ट्रेस के बारे में लोड या स्ट्रेस इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है. इसलिए हाफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर दैट इज हाफ y की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 11. स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ जाएगी? चेंज इन लेंथ उसका स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल लेंथ उसका स्क्वायर. स्क्वायर है ना. सो देखो क्या कैंसिल हो रहे हैं. 10 to the power minus 3 minus 3 minus 6 11 minus 6 10 to the power 5 that is 10 into 10 to the power 4 upon 4 that is 2.5 into 10 to the power 4. एनर्जी डेंसिटी है जूल पर मीटर क्यूब. टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो U इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा. that is 2.5 into 10 to the power 4. वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ. mm स्क्वायर है 10 to the power minus 6. लेंथ है 4. 2.54 जा 10. 10 into 10 to the power 4. 10 to the power 5. 10 to the power 5. 10 to the power minus 6. 2 into 10 to the power minus 1. that is 0.2. अब एनर्जी है तो सिर्फ जूल आएगा. सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है. चलो आगे बढ़े.
देखो क्या क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है। A steel rod of cross-sectional area 16 centimeter square and two brass rods of cross-sectional area 10 centimeter square supports 5000 kg slab। इसकी डायग्राम दी है। ये इस प्रकार से एक स्लैब को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हाइट है और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिस इज ऑफ ब्रास, ब्रास ये स्टील का है। इस स्लैब का वेट दिया है 500 केजी। स्ट्रेसेस निकालने के लिए कहा है, फाइंड आउट द स्ट्रेसेस। सो देखो, अगर इस प्रकार से स्लैब को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप मुझे ये कह सकते हो क्या, सर ये तीनों भी जो रॉड है ना, ये स्लैब हॉरिजॉन्टल रहने के लिए उनका इलोंगेशन सेम रहेगा। क्या सही है क्या? Yes, sir. Elongation in all three rods will be same। तो क्या मैं इलोंगेशन का फॉर्मूला लिखूं क्या? इलोंगेशन इन स्टील इक्वल टू, देखो इलोंगेशन का फॉर्मूला y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ठीक है, इलोंगेशन का फॉर्मूला यहां से आता है चेंज इन लेंथ इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। सो स्टील के लिए लिख रहा हूं एक्चुअली स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो ये एफ इंटू ए को मैं स्ट्रेस लिखूं क्या डायरेक्टली? हाँ सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्ट्रेस इन स्टील लेंथ ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ स्टील।
and change in length of brass rod will be stress in brass, length of brass upon Young's modulus of brass. ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो टोटल लोड जो है वो किसने सपोर्ट किया है? एक रॉड ने किया है या सबने मिलकर किया है? ये जो लोड है इसका, ये किसके ऊपर आने वाला है? ऑल रॉड सभी रॉड पर आएगा, तीनों के ऊपर। तीनों के ऊपर आएगा। सो फिर हम कहते हैं देखो लोड इक्वल टू, इसकी कुछ रिएक्शन ब्रास देने वाला है, कुछ रिएक्शन स्टील देने वाला है। सो लोड विल बी फोर्स, और हमारा स्ट्रेस होता है फोर्स इनटू फोर्स अपॉन एरिया। सो इसे लिखना पड़ेगा सर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि स्टील का एक ही रॉड है, सो ये फोर्स इन स्टील आ जाएगा। ब्रास के दो रॉड है, इसलिए ये 2 टाइम्स वाला फैक्टर आ गया। अब देखो हमारा स्ट्रेस जो दिया है वो केजी में दिया है, यूनिट यंग्स मॉड्यूलस का भी, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ। सो ये मेरे दो इक्वेशन हो गए, 1, 2 और 3। अब देखो यहाँ पर एरिया पता है, पर ये सिग्मा बी और सिग्मा एस पता नहीं है, ठीक है? तो ये तीन इक्वेशन से हमारे पास दो इक्वेशन इस प्रकार से आने वाले हैं। दिस इज लोड विच इज 500 kg इक्वल टू स्टील में स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्टील कितना दिया है? स्टील रॉड क्रॉस सेक्शनल एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4। स्ट्रेस इन ब्रास, ब्रास का एरिया 10। ठीक है? सो ये बन जाएगा 5000 इक्वल टू सिग्मा एस इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 20 इंटू सिग्मा बी इंटू 10 टू द पावर -4, 10 इंटू 2 20। और इलोंगेशन इन ऑल द थ्री रॉड्स विल बी सेम। तो क्या मैं इनको भी इक्वेट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हो। वैल्यू पुट करते हैं तो देखो दिस इज सिग्मा एस, लेंथ ऑफ स्टील कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ब्रास के लिए सिग्मा बी, लेंथ ऑफ ब्रास 20 सेंटीमीटर, यंग्स मॉड्यूलस 1 इंटू 10 टू द पावर 6। देखो ये यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है? ये 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 चले जाएंगे, 2 ये 15 कर देगा, इधर 20 है। सो सिग्मा एस इक्वल टू 4/3 सिग्मा बी। क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं? सिग्मा एस यहाँ पर इतना ही बचा है, 15 नीचे चले गए, 20/15 सिग्मा बी। 20/15 मतलब 4/3 सिग्मा बी। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये देखो ये रिलेशन आ जाएगा, 5000 इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू सिग्मा एस प्लस
20 इंटू 10⁻⁻4 सिग्मा बी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या मैं? ओके, यहाँ पर सिग्मा बी लिखते हैं। सिग्मा एस की वैल्यू पुट करेंगे 4/3। सिग्मा एस की वैल्यू पुट करते हैं 4/3 सिग्मा बी, और यहाँ पर सिग्मा बी रहेगा। इफ दैट इज द केस, अब इनकी एडिशन आ जाएगी। 16 4 जा प्लस ये 20, तो 20 को मैं 60/3 लिख रहा हूँ। ब्रैकेट के बाहर सिग्मा बी इंटू 10⁻⁻4, ये हो रहे 16 + 64 124/3। तो सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी देखो क्या आती है ये वैल्यू। और सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी, तो सिग्मा एस की भी वैल्यू आ जाएगी 4/3 टाइम्स ऑफ so this is 120.9 या 121 भी कह सकते हो, इंटू 10⁻+4, और ये आ जाएगा 4/3 ऑलमोस्ट 164 इंटू 10⁻4। ठीक है, ये रहेंगे स्ट्रेसेस। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही निकालना था, स्ट्रेसेस ही निकालने थे रॉड के। हाँ सर, कैसे किया? हमने कहा देखो स्लैब जो है वो रॉड पर सपोर्टेड है, रॉड का इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन, इलोंगेशन के जगह प्रॉपर वर्ड रहना चाहिए कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस हो रहे हैं ना वो, निगेटिव इलोंगेशन रहेगा। कॉम्प्रेशन ऑफ ईच रॉड विल बी सेम। बस कॉम्प्रेशन के रिलेशन से उनके स्ट्रेसेस का रिलेशन निकाल लाया, और फिर हमने कहा कि जो पूरा लोड है इट विल बी सपोर्टेड बाय तीनों से मिलकर, तो फिर लोड के लिए रिलेशन लिखा, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर निकाला। ठीक है, अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड इलोंगेशन, और साथ में डायग्राम दी है। कैसे डायग्राम है? ये लेंथ है L, ये भी लेंथ है L। यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है 3F, और यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है F। तो इलोंगेशन फाइंड आउट करो। चलो बताओ, करके देखो कितना आएगा इलोंगेशन।
निकालो। आप आइदर कह सकते हो सर देखो इसकी टोटल लेंथ है 2L, यहाँ पर 3F और यहाँ पर F, इसका मतलब नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑफ 2F, और हमारे चेंज इन लेंथ का रिलेशन है F इंटू एल अपॉन A इंटू वाई। सो यहाँ पर फोर्स है 2F, लेंथ है 2L अपॉन एरिया A इंटू वाई, दिस विल बी 4FL अपॉन AY। हाँ सर बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ये लेंथ L है, ये F है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी फोर्स F रहेगा। ये 3F है, तो यहाँ पर फोर्स कितना रहेगा? 3F। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें इलोंगेशन कितना आएगा? डेल्टा L1 इक्वल टू फोर्स 3F इंटू एल अपॉन AY। यहाँ पर इलोंगेशन आएगा डेल्टा L इक्वल टू F इंटू एल अपॉन AY। टोटल विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल टू 3FL अपॉन AY प्लस FL अपॉन AY। दिस कम्स आउट टू बी 4FL अपॉन AY। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है सर, फिर ऐसा ही करना या ऐसा अलग अलग करना? सो हमें दोनों तरीके इसलिए पता चाहिए क्योंकि सेम मटेरियल का रहेगा तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। इनका y अगर अलग अलग है, दैट इज मटेरियल इज डिफरेंट, तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो a material has Poisson's ratio 0.2. A load is applied on it due to which it suffers the longitudinal strain three into 10 to the power minus 3. Find percentage change in volume. वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज निकाल लो। ठीक है, देखो पॉइसन्स रेशो दिया है 0.2, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन दिया है 3 into 10 to the power minus 3। पूछा है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V बाय V इंटू 100। ठीक है, अब देखो हमें पता है पॉइसन्स रेशो इक्वल टू lateral stress अपॉन longitudinal strain। ये माइनस साइन इंडिकेट्स रेडियस डिक्रीज हुई है। सो देखो डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू सिग्मा दैट इज 0.2 into strain
3 into 10 to the power minus 3. This is 0.6 into 10 to the power minus 3 डेल्टा r by r. हाँ सर बिल्कुल सही है. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज. अब देखो चेंज इन वॉल्यूम कहाँ है, तो क्या मेरे पास वॉल्यूम का रिलेशन है क्या कुछ? लेंथ है और रेडियस है, मतलब इसका शेप रहना चाहिए सिलेंड्रिकल. बिल्कुल सही है सर. सो वॉल्यूम का रिलेशन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल. ठीक है. सो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम अगर अपन निकालते हैं, सो dv बाय v इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा l बाय l. ठीक है. ये सर कहाँ से लिखा? अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले चैप्टर में हमने इस प्रकार से किया था, या ये डिफरेंशिएशन से भी आप कर सकते हो. ठीक है. इफ दैट इज द केस, जो हमें चाहिए डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r इंटू 100 प्लस डेल्टा l बाय l इंटू 100. ठीक है. सो ये आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा r बाय r माइनस 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 100 प्लस डेल्टा l बाय l कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 100. जरा ठीक से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर अपना तुरंत आ जाएगा. (0.62 सा माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, और ये आ जाएगा प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. That is, change in volume will be, सही है ना? कुछ गड़बड़ की है क्या कहीं पर? नहीं की है सर. Change in volume will be 0.18%. ठीक है. जाए आगे. अब देखो, अब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. A block of weight 10 Newton is fastened to one end of a wire of cross-sectional area 4 mm square and rotated in vertical circle of radius 30 centimeter.
The speed of block at the bottom is 3 meter per second. Find elongation when it is at bottom of the circle. बट ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन आसान है. A block of weight 10 Newton is fastened to one end of a wire. एक वायर है, इसके वन एंड को एक ब्लॉक लगा दिया. It is rotated in vertical circle of radius 30 सेंटीमीटर. इसको इस प्रकार से वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया, जिसकी रेडियस हमें पता है 30 सेंटीमीटर. ब्लॉक है 10 न्यूटन का. The speed of block at bottom is 3 meter per second. इलोंगेशन निकाल लो. अब इलोंगेशन आपको पता है, इसका वेट है 10 न्यूटन. इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई. ठीक है. वाई भी दिया है स्टील का, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अगर इस प्रकार से है तो देखो अब क्या करना पड़ेगा. एल पता है, एरिया पता है, वाई पता है. सवाल है फोर्स का. क्या इस वायर पर लगने वाला फोर्स पता चलेगा क्या? कोई बता सकता है? सो देखो, बिल्कुल सही है. इसका वेट 10 न्यूटन नीचे लगने वाला है, ब्लॉक का वेट. सो ये अगर रेस्ट पर रहता तो सिर्फ 10 न्यूटन इतना टेंशन ऊपर रहता, जिसको अपन रिएक्शन कहेंगे. बट एट इज इन सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी यहाँ पर रहेगा. सो टोटल फोर्स F equal to reaction plus centripetal force, that is 10 न्यूटन प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है mv स्क्वायर अपॉन r. 10 न्यूटन वेट है तो मास कितना रहेगा? 1 kg. वेलोसिटी 3 का स्क्वायर 9, रेडियस 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर. 9 अपॉन 0.3 इज 30. सो टोटल फोर्स हो जाएगा 40 न्यूटन. सो ये आ जाएगा 40 इंटू लेंथ 0.3, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और y की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 11. -6 प्लस 11 +5 ऊपर चले गए तो -5. So change in length will be 1.5 into 10 to the power -5. क्या सही है?
हाँ सर, बिल्कुल सही है। चलो देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ मेटल वायर is L1 when the tension is T1 and is L2 when the tension is T2. Find the natural length of wire. देखो क्या कहा है, अगर कुछ भी नहीं है तो इसकी लेंथ L रहती है। इसकी लेंथ हो जाती है L1 जब टेंशन रहता है T1, ठीक है। और इसकी लेंथ होती है L2 जब टेंशन रहता है T2, ठीक है। सो आपको ओरिजिनल लेंथ L निकालनी है। हम कहते हैं as the wire is same, y is same in each case. Also, for one, change in length कितनी रहेगी? Final length minus original length. And for two, change in length will be L2 minus L. ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या रिलेशन है, यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ इनटू ओरिजिनल लेंथ। अब दोनों के केस में y सेम है, तो कैन आई राइट y1 इक्वल टू y2, दैट इज फोर्स कितना है पहले केस में T1, लेंथ कितनी है L1, एरिया वही, चेंज इन लेंथ कितनी है L1 माइनस L, इक्वल टू T2 लेंथ L2 एरिया A L2 माइनस L। ए चला गया, ये रिलेशन आपको देगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो T1 L1 इंटू L2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, माइनस T1 L1 इंटू L इक्वल टू T2 L1 इंटू L2 माइनस T2 L इंटू L2। इसको ही यहां लिखता हूं। देखो L1 L2 वाली टर्म एक साइड में लाता हूं, L वाली टर्म एक साइड में आ जाएंगी, ठीक है। सो ये इधर चली गई, तो यहां से L1 L2 कॉमन निकल गया, L1 L2 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा T1 माइनस T2
ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को देखो, इसको मैं राइट में लेकर गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से L कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट में बचता है T1L1 माइनस T2L2। आपको L चाहिए ओरिजिनल लेंथ, ये आ जाएगा T1 माइनस T2 इंटू L1L2 अपॉन T1L1 माइनस T2L2। सही है क्या? Yes, sir. ओके, सिर्फ एक गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है? ये कौन सी लेंथ है? ये तो ओरिजिनल लेंथ है, सो यहाँ पर L1 L2 पुट करने चाहिए क्या? कि यहाँ पर No. ओरिजिनल लेंथ पुट करनी चाहिए L? यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? ये वाली L. L। सो कौन बताएगा? अगर ये L रहेंगे तो ये L वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते वक्त T1 के साथ क्या आना चाहिए? ये L1 नहीं रहेगा यहाँ पर। सही है, T1 इंटू L2 माइनस T1 इंटू L। वैसे यहाँ पर T2 के साथ ये L2 नहीं रहेगा। सही है, एंड इफ दैट इज द केस, ये रिलेशन बन जाएगा ये राइट में चले जाएगा तो T2 इंटू L माइनस T1 इंटू L इक्वल टू T2 इंटू L1 माइनस T1 इंटू L2। सो L कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा T2 इंटू L1 माइनस T1 इंटू L2 अपॉन ब्रैकेट में रहने वाला है T2 माइनस T1। ठीक है, सही लिखा है क्या? देखो एक बार, इसको राइट में लेकर आया हूँ। T2 इंटू एल पॉजिटिव हो गया, T1 माइनस T1 इंटू एल रहेगा। इधर T2 इंटू L1 है और ये T1 वाला उधर चला गया तो ये माइनस में आ गया। सही है, ठीक है। तो देखो, हाँ, वैल्यूज पुट करते वक्त भी संभाल कर पुट करनी चाहिए। इसलिए जब अपन फॉर्मूला शीट बनाते हैं तो हर एक सिंबल जो लिखा है उसका मीनिंग हमें पता चाहिए। चलो, 1 2 3 4 5